नमस्कार दोस्तों। यह एक नई कहानी है। दोस्तों, आप लोगों को हम आशा करते हैं कहानी बहुत ही पसंद आएगी। और कहानी पसंद आएगी तो सुनने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि कितने लोगों को कहानी पसंद आ रही है। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। आज शादी हो रही थी उसकी। किसके साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये वो कुछ नहीं जानती थी। उसे तो सख्ती से तैयार होने का आदेश दिया गया था और बिना उसकी अनुमति के उसे तैयार भी कर दिया गया था, मानो एक गुड़िया को कपड़े पहनाकर मंडप में बैठा दिया गया हो। हर तरफ चहल पहल थी। औरतें ठहाका लगा हंस रही थी। आदमी लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। सब खुश थे, बस खुश नहीं थी तो दुल्हन, जिसकी जिंदगी आज बदलने वाली थी। वो किसी गुड़िया की तरह मंडप के पास रखी कुर्सी पर बैठी थी और हवन की अग्नि को लगातार देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हो रही है या फिर कितने लोग उसके आसपास बैठे हैं। उसे तो बस यही लग रहा था कि वो एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में जा रही थी। यहाँ कुछ अपने कहने के लिए लोग भी थे। वहाँ न जाने कौन होगा जिसके साथ वो रहेगी। वहीं उसी हॉल में एक कमरे में एक लड़की गुस्से में सामान को इधर से उधर फेंक रही थी और उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन लड़की अपने आपे से बाहर थी। वो गुस्से में बोल रही थी कि आपने उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी, इतने अच्छे लड़के के साथ, वो भी जो मेरा होना चाहिए था। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहती हूँ, वो नहीं। लड़की के पापा ने उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और बोला, मेरी जान, मैं कुछ भी सोचे बिना नहीं करता हूँ। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो इंसान नहीं, हैवान है। जितनी जिल्लत उस लड़की को यहाँ मिली है वहाँ इससे भी ज़्यादा मिलने वाली है। मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि ये कभी खुश नहीं रह सकती है। और तू कह रही है कि तू उस जल्लाद से शादी करना चाहती है। तूने उसे सोशल मीडिया पर तो देखा है, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जानवरों जैसा सुलूक करता है ये लोगों के साथ। वो आदमी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आवाज़ से बाहर सुनाई दी, चलो चलो, लगता है बारात आ गई। हम तो देखें खुशी का दूल्हा कैसा दिखता है। आदमी ने लड़की को छोड़ दिया और बोला, तो अब मुस्कुराकर अपनी प्यारी सी बहन को विदा करो, ताकि सबको लगे कि हमने फर्ज अपना ठीक से निभाया है। लड़की ने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने भी कुटिलता से हंसते हुए हामी भरी और तीनों बाहर आ गए। सब लोग दूल्हे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। और हो भी क्यों ना, एशिया का सबसे छोटी उम्र का और सबसे बड़ा बिजनेसमैन था रजत सिंघानिया। जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े काम। रजत सिंघानिया दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। लोगों के सामने बहुत कम आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और अपने फ़ोटोज़ शेयर करता रहता है। लेकिन फ़ोटोज़ से कोई उसके स्वभाव का पता नहीं लगा पाया। कोई कहता है ये इंसान नहीं जानवर है, तो कोई कहता है कि ये दिखने में खड़ूस टाइप नहीं है। बस सब लोग बदनाम कर रहे हैं। सब लोग बारात के स्वागत में खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे। तभी बड़ी सी गाड़ी आकर सबके सामने रुकी तो सबके चेहरे चमक उठे। उसमें से लगभग 6 फुट का अच्छी कद काठी का लड़का बाहर निकला। उसने चेहरा बांध रखा था और ब्लैक कलर का सूट पहना था। चेहरा रहने की वजह से किसी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोग तो उसे ऐसे देखकर ही खुश हो रहे थे, मानो कोई देवता आसमान से उतर कर आया हो। ये रजत सिंघानिया था। वो अकेले ही उन लोगों की ओर बढ़ गया तो सब लोग खुसुर फुसुर करने लगे कि अकेला ही क्यों आया है, क्या इसके परिवार में कोई नहीं है, या फिर ये लेकर नहीं आया। रजत जैसे ही सबके पास पहुंचा, सबके मुंह बंद हो गए
और एक झूठी मुस्कान सबके चेहरे पर खिल गई। अंदर मंडप के पास बैठी खुशी शर्मा को ये तक एहसास नहीं था कि उसके आसपास अब कोई नहीं है। वो अकेली हॉल में बैठी एकटक जमीन को निहार रही थी। तभी पास मंत्र पढ़ रहे पंडित जी ने कहा, बिटिया, तुम काफ़ी देर से यहाँ बैठी हो, बोरियत महसूस नहीं हो रही है? पंडित जी के अचानक बोलने से खुशी थोड़ी डर गई और बिना कुछ बोले सीधी होकर बैठ गई। पंडित जी ने फिर से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। बाहर खुशी की चाची रजत की आरती उतार रही थी और शादी की सभी रस्में कर रही थी। तभी एक औरत ने रजत को देखते हुए कहा, बेटा, आप अकेले आए हो, आपके परिवार वाले नहीं आए? रजत ने अपने चेहरे को एक और करके कहा, आपकी बेटी भी तो अकेली ही जाएगी और शादी मुझे करनी है, परिवार वालों की नहीं, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। रजत के खूबसूरत चेहरे को देखकर सभी लड़कियां खुशी से जलने लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहीं खुशी की चचेरी बहन ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। रजत को अंदर लाया गया। रजत ने एक नज़र खुशी को देखा, फिर मंडप में आकर शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद खुशी को भी मंडप में बैठा दिया गया और दोनों के फेरे हुए और अब आप दोनों पति पत्नी हैं। पंडित जी ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए कहा। वो सब हंस पड़े, लेकिन न तो रजत के चेहरे पर हंसी आई और न ही खुशी के चेहरे पर। खुशी 5 फुट 6 इंच की एक पतली सी और गोरी सी लड़की शादी के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई खुशी थी न कोई गम, मानो इस दुनिया में है ही नहीं। उसे एक गुड़िया की तरह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया जाता, और वो भी जैसे अपने आप में हो ही ना। खैर, शादी हुई और रजत खुशी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। गाड़ी में रजत के ड्राइवर ने रजत की ओर खुशी दोनों को खामोश देकर कहा, वैसे सर, आपने तो वो वाला चुटकुला फेल कर दिया जिसमें कहते हैं कि लड़का बारात लेकर जाता है और वो शेरनी अकेली आती है। आज आपने दिखा दिया कि आप भी शेर हैं जो अकेली शेरनी को लेकर आए हैं। रजत ने ड्राइवर को घूर कर देखा, फिर बोला, ये बकवास जोक मारने से अच्छा गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। रजत ने एक नज़र खुशी को देखा, जो बाहर देखकर बिना किसी भाव के आराम से बैठी थी। अब रजत ने अपने लैपटॉप को उठाया और उसमें कुछ करने लगा। खुशी को न रजत से कोई फर्क पड़ रहा था, न किसी ड्राइवर के जोक से। वो तो बस अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि बाहरी आंसू तो उसके कब के ख़त्म हो चुके थे। 10 साल से वो अपने बाहरी आंसुओं को बहाती रही है, लेकिन अब वो रोती नहीं है। जो होता है उसे सहती हुए और बस सहती ही है। चाचा, चाची और बहन के जुल्मों की सारी हदें पार हो चुकी थी और अब उसे बिना बताए उसकी शादी कर दी गई। इसने इन 10 सालों में अपने आप को एक चुप्पी में कैद कर लिया था। अब उसे कोई कुछ कहता तो वो बिना कुछ बोले मान जाती है। बोलना हंसना तो वो भूल ही गई थी। उसकी ज़िंदगी में बोलने और हंसने की न कोई वजह थी और न कोई ऐसा था जो उससे बातें करना चाहता हो। इसलिए उसने अपने आप को अपने अंदर ही समेट लिया था। रजत का घर आ चुका था। रजत बाहर निकल गया, लेकिन खुशी अभी भी बैठी रही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि घर आया है या नहीं और आगे क्या करना है। वो इन सब बातों से अनजान थी। जब रजत ने खुशी को अपने आसपास नहीं पाया तो उसने मुड़कर देखा। खुशी अभी भी भाव शून्य होकर बैठी थी। रजत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, लेकिन तभी एक दुबला पतला सा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। उसने रजत से कहा, भैया, मैं ले आता हूँ मेम साहब को। रजत ने लड़के को खुशी को लाने का इशारा किया तो लड़का दौड़कर खुशी के पास गया और कार का दरवाज़ा खोलकर बोला, मैडम,
घर आ गया है, आप बाहर आ जाइए, सर आपका इंतज़ार कर रही हैं। खुशी ने अपने लहंगे को संभाला और बाहर आ गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत से घर के बाहर खड़ी थी। उसके ठीक सामने एक सुंदर सा लॉन था, जिसे देखकर खुशी को थोड़ा सुकून मिला। अब वो पलटी तो सामने सफ़ेद पत्थर से बना एक खूबसूरत सा बंगला था। तभी उसकी नज़र रजत पर पड़ी। रजत उसे उसी की तरह बिना किसी भाव के देख रहा था। तभी लड़के ने खुशी को चलने के लिए कहा तो खुशी चलते हुए रजत के पास आ गई। जैसे ही खुशी रजत के बगल में आकर खड़ी हुई, रजत उसे दूर होते हुए लड़के से बोला, जॉली, इसे यहाँ से रूल्स और बाकी काम समझा दो। अगर इससे एक भी गलती हुई तो सज़ा तुझे मिलेगी। लड़का, जिसका नाम जॉली था, उसने हाँ में सिर हिलाया तो रजत चला गया। वहीं खुशी रजत को हैरानी से जाते हुए देखने लगी। जॉली ने खुशी को देखकर कहा, आप बहुत खूबसूरत है मैम। खुशी ने खाली नज़रों से जॉली को देखा और अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ़ की, उसको इज्जत दी है। जब जॉली ने खुशी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखे तो वो उदास होकर बोला, आप भी बिल्कुल सर की तरह ही हैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह आपके लिए नहीं है। खुशी ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया तो जॉली भी उसके साथ चलते हुए बोला, आप इस घर में पहली औरत हैं। इससे पहले यहाँ कोई औरत नहीं आई और ना ही यहाँ कोई औरत है, इसलिए आपको और सावधानी से रहना होगा। जॉली अब खुशी के आगे आगे चलने लगा और फिर बोला, यहाँ सब लोग बहुत कम बातें करते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे तो रजत साहब हैं ही यहाँ, और आप और एक कमरे में एक वृद्ध आदमी है जो कभी बाहर नहीं आते हैं। शायद वो बीमार हैं और आपको सुबह नाश्ते के लिए 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आना है। 1 मिनट भी लेट होने पर आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा। नाश्ते की टेबल पर ही रजत सर से आपकी मुलाकात होगी और आपको जो बातें करनी हो आप वहाँ कर सकती हैं। फिर दोपहर का खाना आपके कमरे में पहुँचा दिया जाएगा। आप बाहर नहीं आएंगी क्योंकि तब सर यहाँ नहीं होंगे। रात में 10 बजे आपको फिर से डाइनिंग टेबल पर आना है खाने के लिए। इस वक्त आपको कोई बात नहीं करनी है क्योंकि सर काम करके थक जाते हैं और गुस्से में रहते हैं। जॉली ने सारा काम ऐसे बता दिया मानो उसने रट लगा रखा हो। खुशी अब अंदर आ चुकी थी। एक से बढ़कर एक आलीशान कमरे थे वहाँ। खुशी ने उदास आंखों से सब कुछ देखा। जॉली ने उसे उसके कमरे तक पहुँचा दिया और वापस चला गया। खुशी आकर बेड पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कहाँ तो उसने सोचा था कि कम से कम शादी के बाद तो उसे इस तरह जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, और कहाँ आज यहाँ आते ही उसे घर के रूल्स सुना दिए गए हैं। एक लड़की दुल्हन बनकर हजारों ख्वाब और ख्वाहिश रखती है और चाहती है कि ससुराल में उसे वो सब मिले जिसकी ख्वाहिश उसने की थी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत था। खुशी के यहाँ आने पर किसी ने स्वागत नहीं किया उसका, ना ही कोई रस्म की गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो खरीद कर लाई गई हो या फिर किसी समझौते के तहत लाई गई हो। खुशी ने अपनी आंखों को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। रजत बाहर से कमरे में आ गया जहाँ एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ था। रजत ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, दादाजी, मैंने आपकी वसीयत की मुताबिक शादी कर ली है। मुझे नहीं पता आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने आपकी वसीयत पढ़ी तो मुझे लगा शायद इसी में आपकी खुशी होगी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। वृद्ध आदमी जो बोल नहीं रहा था, ना ही कोई हरकत कर रहा था, वो बस रजत को देख रहा था। तभी रजत उठा और वहाँ से चला गया। खुशी ने अपनी आंखों को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह ही
खुशी की आंख खिली तो वह हड़बड़ा कर उठी। अभी तक उसने शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था। सारी रात खुशी एक ही अवस्था में लेटी रही। खाना ने खाने की तो उसे आदत थी, लेकिन उसे नींद कैसे आ सकती है, वो भी इतनी गहरी और इतनी लंबी। खुशी ने रूम के दरवाजे की ओर देखा जो खुला हुआ था। उसे याद आया कि उसने दरवाज़ा बंद तो नहीं किया था, फिर कोई उसे बुलाने क्यों नहीं आया। खुशी ने सब सोचती सोचती खड़ी ही हुई थी कि रजत उसके कमरे में आया। खुशी रजत को देखकर डर गई। उसने अपने हाथों को मलना शुरू कर दिया। खुशी अभी भी कल की जैसी ही लग रही थी। उसने अपने सिर को झुका लिया और अपनी नज़रों को जमीन में गड़ाकर खड़ी रही। रजत ने अपने दोनों हाथों को पीछे किया हुआ था। उसने गरजती आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं सिखाए गए हैं? जॉली ने कल सब समझाया था ना, तो फिर डिनर के वक्त भी तुम सोई कैसी रही? खुशी अभी भी उसी स्थिति में खड़ी रही। तो रजत ने फिर से कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की, मेरी तरफ देखो। लेकिन खुशी ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया। अब वो कांपने लगी। रजत खुशी के ठीक पास आकर खड़ा हो गया। खुशी वहीं जम सी गई। उसकी धड़कनें मानो खत्म ही हो जाएंगी। रजत ने खुशी के चेहरे को जबड़े से पकड़कर ऊपर किया। तभी खुशी की पलकें झुकी हुई थी। तो रजत ने उसके जबड़े को खींचकर कहा, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नजरें मुझ पर होनी चाहिए, समझी? अब अपनी आंखें खोलो और देखो मुझे। चूंकि खुशी ने एक बार भी रजत को नहीं देखा था, इसलिए उसने अपनी पलकों को हटाकर रजत का दीदार किया। जब उसने रजत को देखा तो एक पल के लिए वो उसे देखते ही रह गई। उसने अपनी किस्मत पर इतना यकीन नहीं था कि इतना हैंडसम और चार्मिंग लड़का उससे शादी करेगा। या तो वो सपना देख रही थी या फिर ये सब मजाक हो रहा था। खुशी रजत को पलक झपकाए बिना ही देखती रही। वहीं जब रजत ने खुशी की आंखों को देखा तो वो हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत आंखें उसने आज तक नहीं देखी थी। इस इतनी मासूमियत भरी आंखें रजत के दिल को लुभा रही थी। साथ ही उन खूबसूरत सी आंखों में पसरा वो खालीपन और अकेलापन भी रजत से छुपा नहीं। रजत खुशी की आंखों में खो गया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने गुस्से से खुशी के जबड़े को भींचकर खुद से दूर धकेल दिया। खुशी हैरान सी रजत को देखने लगी। तो रजत ने फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर किया और खुशी को घूरते हुए बोला, 15 मिनट हैं तुम्हारे पास, अपना हुलिया ठीक करो और नाश्ते की टेबल पर आओ। खुशी ने कोई हरकत नहीं की तो रजत चला गया। रजत के जाने के ठीक बाद जॉली कमरे में आया और हैरान परेशान सा बोला, आपको बताया था ना मैंने कि समय पर खाने के लिए आ जाया करें। मैं आया था आपको बुलाने, लेकिन आप सो रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे सर को बताना पड़ा। खुशी कुछ नहीं बोली तो जॉली आगे बोला, अब आप जल्दी से कपड़े बदलिए, आपके 5 मिनट तो बेस्ट ही भी हो गए हैं। सर नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खुशी हड़बड़ी में वॉशरूम में देखने लगी तो जॉली ने वॉशरूम की ओर इशारा करके कहा, वो वहाँ, और कपड़े यहाँ बाहर अलमारी में हैं, प्लीज़ लेट नहीं होना। खुशी जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालने लगी। जल्दी करने से उसके हाथ कांपने लगे थे, इसलिए कभी उसके कहीं पिन चुभ जाती तो कभी कहीं। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। उसका हाथ जगह जगह चोट से भर गया। आखिर 7 मिनट में उसने अपने कपड़े और जूड़े को खोला था। अब वो जल्दी से नहाकर बाहर आई और अलमारी में कपड़े ढूंढने लगी। अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े थे जो वेस्टर्न स्टाइल में थे। खुशी एक साधारण सी लड़की थी। उसे वेस्टर्न कपड़े न तो पसंद थे न ही उसे पहनने आते थे, इसलिए उसने अपने बैग से एक कुर्ता निकाला और साथ में जीन्स पहन ली। उसने अपने
गीले बालों को ऐसे ही छोड़ ऊपर से दुपट्टा डाल लिया। रजत के दिए वक्त से 5 मिनट लेट हो चुकी थी वो। अब खुशी के हाथ पैर फिर से कांपने लगी थी, लेकिन क्या करती, बाहर तो उसे जाना ही था। इसलिए उसने अपने साधारण से स्लीपर पहने और बाहर चलती आ गई। रजत अब भी खुशी के इंतजार में बैठा था। वो लगातार घड़ी को देखकर जॉली को घूरता। तभी खुशी उसे आती हुई दिखाई दी, साधारण से कपड़ों में और बिना मेकअप के, सिर पर दुपट्टा लिए। वो दिल हसीन लग रही थी। खुशी की पलकें अभी भी झुकी हुई ही थी। रजत एकटक उसे देखता रहा। जब वो डाइनिंग टेबल के ठीक पास आ गई तो रजत उठा और खुशी की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। खुशी रजत को देखने लगी और मन ही मन बोली, अब ये मुझे क्या सज़ा देने वाला है। तभी रजत ने जॉली को इशारे से अपने पास बुलाया और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाकर बोला, तुझे कहा था ना कि अलमारी में रखे कपड़े ही पहनने हैं। जॉली ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, जी सर। रजत ने फिर से जॉली के दूसरे गाल पर थप्पड़ रखा कर कहा, तुम्हें 15 मिनट का वक्त दिया था ना, इतना लेट कैसे। जॉली ने अपने दूसरे गाल पर हाथ रखकर कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ़ी चाहता हूँ। खुशी ने जब रजत और जॉली को देखा तो वो अंदर ही अंदर कांप गई। उसकी गलती की सज़ा जॉली को क्यों दी जा रही है। खुशी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसे हल्का सा चक्कर आने लगा था। तभी रजत फिर से गरजते हुए बोला, अभी के अभी वापस जाओ और तुम्हारे लाए हुए बैग्स को बाहर फेंक कर अलमारी में जो कपड़े रखे हैं वो पहन कर आओ। इस बार रजत खुशी को देख कर बोला। खुशी उल्टे पांव अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से जॉली को मार खानी पड़ी। वो अलमारी में कपड़े ढूंढ रही थी कि जॉली अंदर आते हुए बोला, ये आपके लिए। खुशी ने जॉली को देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। वो जॉली को सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया। जॉली खुशी के लिए पानी लेकर आया था। खुशी ने एक बार पानी को देखकर फिर जॉली को देखा तो जॉली मुस्कुराकर बोला, वो सर ने नोटिस कर लिया था कि आपको चक्कर आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं आपको पानी दे दूं। खुशी रजत की इस परवाह को देखकर हैरान थी। एक और वो उसे इतना टॉर्चर कर रहा था तो दूसरी ओर उसके लिए फिक्रमंद भी था। खुशी के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी जॉली ने आगे कहा, आप वार्डरोब में से कोई भी एक ड्रेस निकाल लें। खुशी ने एक बार फिर वार्डरोब को खोला और निराशा से उन कपड़ों को देखने लगी जिन्हें कुछ देर पहले वो रिजेक्ट करके गई थी। उसमें सभी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थी, लेकिन किसी के एक बाजू नहीं था तो किसी के दोनों नहीं थे, तो कोई नीचे से कटी हुई थी। खुशी ने मुंह बनाया तो जॉली उसे देखकर मुस्कुराकर बोला, अब आप मिसेस रजत सिंघानिया हैं, इसलिए आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे मैम। तो मुझे मैम बुलाना बंद करोगे प्लीज़, खुशी तपाक से बोली। जॉली खुशी के मुंह को तापने लगा। खुशी की आवाज़ बिल्कुल उसकी आंखों की तरह मीठी और प्यारी थी। तो और क्या बुलाऊं मैम, आप रजत सर की वाइफ हैं तो आप मैम ही हुई ना। जॉली हैरानी भरे स्वर में बोला, नहीं तो मुझे दी बुलाया करो, तुमने मेरे लिए मार खाई, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। खुशी ने जल्दी जल्दी सब कुछ कह दिया, मानो अगर वो कुछ पल के लिए रुकी तो सब कुछ भूल जाएगी कि उसे कहना क्या है। जॉली के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जोर से हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वो खुशी की ड्रेस की और इशारा करके बोला, आपने जिस नंबर की ड्रेस पसंद की है उसको पहनने के लिए आपको इस एलईडी से पता चल जाएगा। जॉली ने रिमोट लिया और एलईडी को ऑन करके बोला, कौन सा नंबर है ड्रेस का।
खुशी ने बिना बोले वार्डरोब की ओर इशारा किया तो जॉली की नज़र 5 नंबर पर गई जहाँ से खुशी ने ड्रेस लिया था। जॉली ने एक चैनल लगाया और वहाँ से चला गया। कुछ देर में खुशी ड्रेस पहनकर बाहर आई। इस बार उसने हल्का सा मेकअप भी किया था जो शायद उसने एलईडी से ही सीखा था। उसने अपने बालों को भी करीने से सजा लिया था। अब वो ठीक से तैयार हो चुकी थी, इसलिए वो बाहर आ गई। दरवाजे पर ही उसे रजत मिल गया। रजत ने खुशी को देखकर उसकी तारीफ में मुंह बनाया और उसके करीब आ गया तो खुशी उससे 2 कदम पीछे होकर दीवार से लग गई। रजत ने दीवार पर हाथ रख दिया और खुशी के कान के पास आकर धीरे से बोला, अब लग रही हो ना मिसेज खुशी रजत सिंघानिया। खुशी ने रजत से नजरें नहीं मिलाई क्योंकि उसे उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर जॉली उसकी वजह से मार खाए, इसलिए उसने इसे पहन लिया था। जब खुशी ने रजत को नहीं देखा तो रजत ने खुशी की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? मैंने कहा ना, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मुझ पर होनी चाहिए। और ये जो तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो ना, ये किसी और के सामने करना। मैं तुम्हारी सारी असलियत जानता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो, समझी? ये कहकर रजत ने खुशी को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। खुशी की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आया कि रजत उसकी किस असलियत की बात कर रहा था और उससे इतना गुस्सा क्यों था। खुशी ने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेट लिया और लंबी सांस लेकर रजत के पीछे पीछे चल पड़ी। रजत आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गया तो खुशी भी आकर उसके सामने बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और रजत बिना कुछ कहे उठकर चला गया। खुशी हैरानी से उसे देखती रह गई। खुशी वहीं बैठी रही और सोचती रही कि अब वो क्या करे। क्या वो अपने कमरे में चली जाए या फिर यहाँ रहकर रजत के आने का इंतजार करे। खुशी काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही, लेकिन जब रजत नहीं आया तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। जॉली भी उसे दिखाई नहीं दिया तो उसने मन ही मन प्रार्थना की कि अब जॉली को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कहीं रजत ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया है। खुशी मन ही मन अपने आप में उलझी रह गई। रजत सीधे अपने कमरे में आया और गुस्से से एक फ्लावर पॉट को उठाया, जमीन पर फेंक दिया। तभी खुशी की वो मासूम आंखें अपने ख्यालों में आ गई। रजत ने खुद से कहा, क्या तुम ये हो जो सामने हो या फिर ये सब तुम्हारा दिखावा है, या तुम वो हो जो मुझे बताया गया है। रजत ने लंबी सांस ली और ऑफिस के लिए निकल गया। खुशी अभी भी अपने में ही उलझी हुई थी। तभी जॉली आया और शौक होते हुए बोला, दी आपने अभी तक अपने कपड़े नहीं चेंज किए हैं, क्या आप कंफर्टेबल हैं इन कपड़ों में? जॉली को देखकर खुशी की जान में जान आ गई। उसने धीरे से कहा, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे लगा फिर से तुम्हें पनिश किया जा रहा है। जॉली, अरे नहीं दी, वो सर ऑफिस गए हैं ना, तो उनका सामान रखने गया था गाड़ी में। खुशी चौंक कर बोली, क्या वो चले गए? लेकिन क्यों? जॉली हैरानी से, क्यों, नहीं जाना चाहिए था क्या? खुशी, नहीं, मेरा मतलब, मुझे ऐसे तैयार करने का क्या मतलब था उनका? इतनी सी देर में क्या हो गया जो उन्होंने ये आधे अधूरे कपड़े पहना दिए हैं? जॉली, हमारे सर ऐसे ही हैं। वो अपनी वाइफ को भी सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते होंगे, इसलिए आपको इतने अच्छे से तैयार किया होगा। आपके पास फ़ोन होगा ना, आप भी देख लेना। खुद ही उदास होकर बोली, मेरे पास कोई फ़ोन ऑन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जॉली कुछ कहता उससे पहले खुशी ने मुंह फेर लिया तो वो चला गया। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि रजत कैसा इंसान था। एक पल में वो गुस्से से भर जाता तो कभी बड़े ही सलीके से बात करता। रजत खुशी के लिए एक पहेली सा बनने जा रहा था। कुछ ही पलों में खुशी ने सोच लिया कि रजत ने उससे नाम मात्र की शादी की है। उसे बस
उसे परेशान करने में और लोगों को अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए ही रखा है। खुशी अब भी उन कपड़ों में ही थी। वो उन्हें चेंज भी करना चाहती थी और नहीं भी करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि रजत अभी आएगा और बोलेगा कि हमें कहीं जाना है, इसलिए मैंने तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए कहा था। लेकिन रजत नहीं आया। खुशी ने लगभग 1 घंटे तक इंतज़ार किया और फिर कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आ गई। खुशी जैसे ही बाहर आई उसे गेस्ट रूम में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, घर में तो मेरे और नौकरी के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉली के मुताबिक वो इंसान ऑफिस गया हुआ है, तो फिर यहाँ कौन बैठे हैं। खुशी थोड़ी आगे बढ़कर गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर झांकने लगी तो पाया घर में कितने भी काम करने वाले थे। वो सब सोफे पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। कोई कैसे पसरा था तो कोई किसी तरह। साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी था। घर में कम से कम 7 नौकर थे, जिनमें औरत नहीं थी, इसलिए खुशी ज़्यादा आगे नहीं गई। जॉली वहाँ नहीं था, तो खुशी उसे ढूंढने के लिए दूसरी ओर चली आई। तभी जॉली उसे सीढ़ियों से आता हुआ दिखाई दिया, तो खुशी उसकी ओर बढ़ गई। जॉली ने खुशी को देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, आपको कुछ चाहिए दी, मैं आ जाता आपके रूम में, आप बाहर क्यों आई। खुशी ने ऊपर देखते हुए कहा, वहाँ कौन रहता है, और ये घर के सारे नौकर ऐसे कैसे बैठे हैं। जॉली ने लंबी सांस लेकर कहा, ये नौकर ऐसे ही हैं, सर के जाते ही घर पर अपना राज समझने लगते हैं। खुशी ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, और वहाँ क्या है। जॉली, वहाँ सर के दादाजी रहते हैं, वो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, नहीं बोल सकते हैं, बस देख और सुन सकते हैं। खुशी जॉली की बात सुनते ही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और बोली, अच्छा मैं मिलकर आती हूँ। जॉली ने खुशी को रोकने की कोशिश की, लेकिन खुशी तब तक आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी, इसलिए जॉली ने कुछ नहीं कहा और किचन में चला गया। खुशी ऊपर आई, वो सबसे पहले वाले रूम में चली गई, लेकिन जब वो अंदर आई तो पाया कि यहाँ बुक्स की ही बुक्स रखी थी। ये एक लाइब्रेरी की तरह दिखाई पड़ रहा था। खुशी की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, चलो बुक्स तो पढ़ने को मिलेंगी यहाँ। लेकिन खुशी बाहर आती हुई बोली, पहले मुझे उस जंगली इंसान के दादाजी को देखना है। खुशी अब दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ खुशी जैसे ही कमरे में पहुंची, वो सामने बेड पर सो रहे शख्स को देखकर वहीं ठिठक गई। खुशी दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। उसने अपने कदम पीछे लिए और दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वो कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। खुशी ने अपने आप को संभाला और आंसुओं को पोंछकर आगे बढ़ने को हुई। तभी पीछे से जॉली बोला, रुको दी। खुशी रुक गई तो जॉली आगे बोला, अब वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि सर ने किसी को भी उनके पास जाने से मना किया है और आपके लिए उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपको ऊपर ना आने दिया जाए। जॉली के यह शब्द सुनकर खुशी को गुस्सा आया तो खुद की बेइज्जती भी महसूस हुई, लेकिन फिर वो रजत की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ गई। उसने 3-4 कदम ही रखे होंगे कि कमरे में एक अलार्म सा बजने लगा। खुशी के कदम एक बार फिर ठिठके, लेकिन अब खुशी नहीं रुकी और बेड पर सोए इंसान के पास आकर खड़ी हो गई। घर के सारे नौकर अब इस कमरे के बाहर आ चुके थे। हालांकि यहाँ आने की इजाज़त हर किसी को नहीं थी, इसलिए सब बाहर ही खड़े अंदर की ओर झांक रहे थे। वो इंसान जो आंखों से सिर्फ खुशी को देख रहा था, बोल कुछ नहीं रहा था। खुशी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था और लगातार आंसू बहा रही थी। बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए वो चुप थी। खुशी ने खुद को बोलने के लिए तैयार किया ही था कि तब तक रजत वहाँ आ चुका था। रजत खुशी के ठीक पीछे खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था। खुशी को इसका आभास तक नहीं था। खुशी ने धीरे से कहा,
दादाजी। तभी रजत बोल पड़ा, तुम यहाँ किससे इजाज़त लेकर आई हो लड़की? रजत की आवाज़ सुनते ही खुशी के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से दादाजी के हाथ को छोड़ दिया और वहाँ से उठ गई। रजत ने फिर से एक एक शब्द जोर देते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई थी? खुशी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने लगी। तभी रजत ने उसे बाजू से पकड़कर कहा, तुम्हें कहा था ना मैं बात करूं जब तुम्हारी नज़र मुझ पर होनी चाहिए, कहीं और नहीं। खुशी ने अब भी अपने सिर को ऊपर नहीं किया तो रजत ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया, जिससे खुशी को दर्द होने लगा था। रजत ने गुस्से से कहा, क्या करने आई हो यहाँ? इस कमरे में आने की इजाज़त किसी को नहीं है, समझी? चली जाओ यहाँ से। रजत ने खुशी को खींचकर बाहर की ओर धकेल दिया। खुशी की आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने धुंधली नज़रों से दादाजी को देखा और वहाँ से चली गई। रजत अब अपने दादाजी के पास बैठा और उन्हें देखते हुए बोला, सॉरी दादाजी, आगे से ध्यान रखूँगा कि आपको कोई परेशानी न हो। रजत चला गया तो बेड पर सोए इंसान ने मन ही मन कहा, एक ऐसी परीक्षा ले रहे हो भगवान। मैं बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, रो नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता। मैं राजवीर सिंघानिया, जो कभी मशहूर बिजनेसमैन हुआ करता था, आज इस हालत में पड़ा हूँ। मैंने तो कभी किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी कि मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि मुझे किसी के आने से परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा ना समझ पोता ये सोचता है मैं अकेले यहाँ पड़ा पड़ा खुश हूँ, और कभी इसके साथ ऐसा हो न तो पता चले इसे कुछ वक्त अकेले कमरे में बिताना पड़े बिना किसी फ़ोन या इंसान के, तो कैसा लगता है, नालायक कहेगा। इधर खुशी अपने कमरे में आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जॉली भी उसके पास ही खड़ा था और उसके रोने के कारण जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोल रही थी। इसलिए वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानता था अब रजत यहाँ आने वाला है। रजत के हर कदम और फैसले को जॉली जानता था, इसलिए उसने यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। रजत अब खुशी के कमरे में आया तो बेड के सहारे से ज़मीन पर बैठी थी। उसका चेहरा दूसरी ओर था, जिससे रजत उसे रोते हुए नहीं देख पाया। रजत खुशी के ठीक पास आया और अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रख कर बोला, जब जॉली ने तुम्हें मना किया था कि वहाँ नहीं जाना, तो तुम वहाँ क्यों गई? क्या करना चाह रही थी तुम? किस मकसद से आई हो तुम मेरे घर में? क्या मेरे दादाजी को फिर से चोट करने आई हो? खुशी जो रजत की बातें सुन तो रही थी, उसके कानों में उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। मानो उसके जिस्म की सारी शक्ति खत्म हो गई हो। वो रजत की इन जली कटी बातों पर फूट फूट कर रोना चाहती थी और कहना चाहती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने आई, बल्कि वो तो उनकी सेवा मदद करना चाहती है। खुशी चाहती थी कि वो रजत को बोले कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें इतनी भी क्षमता नहीं बची थी कि वो जवाब दे। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा। तभी खुशी रजत के हाथ पर आ गिरी। रजत ने खुशी को संभालते हुए गोद में उठा लिया। खुशी की आंखें हल्की सी बंद थी, जिससे रजत समझ गया कि खुशी की हालत ठीक नहीं है। इसलिए उसने उसे बेड पर सुलाया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। तब तक रजत ने खुशी को ध्यान से देखना शुरू किया। रजत ने खुशी के मासूम चेहरे को देखकर धीरे से कहा, इतना मासूम चेहरा, लेकिन कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम कितनी कपटी लड़की हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे कर लेती हो तुम ये सब। कुछ देर में डॉक्टर आया तो उसने रजत से कहा, क्या बात है रजत, शादी के दूसरे दिन ही बीमार कर दिया भाभी को? डॉक्टर रजत का दोस्त ही था, इसलिए उसने मजाकिया अंदाज में ये सब बोला था।
रजत ने एक नज़र घूर कर उसे देखा, फिर बोला, तू अपना काम कर, ज़्यादा जुबान मत चला। डॉक्टर ने खुशी के सिर को चेक किया तो उसे बहुत गर्व महसूस हुआ, इसलिए उसने रजत को ताना मारते हुए कहा, बुखार है इन्हें, लगता है ठीक से ध्यान नहीं रखा तूने। रजत कुछ नहीं बोला तो डॉक्टर खुशी की नब्ज चेक करके उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। अब उसने अपने हाथ साथ लाए बैग को खोला और उसमें से कुछ सामान निकाल कर खुशी को चेक करने लगा। तभी रजत बोल पड़ा, ये क्या कर रहा है तू? इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? नॉर्मल फीवर ही होगा, दवा दे दे और जल्दी से काम खत्म कर। डॉक्टर ने रजत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कभी खुशी की आंखें खोल कर देखता तो कभी उसके दिल की धड़कन सुनता। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लेकर कहा, तुमसे ज़रूरी बात करनी है, बाहर चल। रजत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चल दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर कुछ दवाइयाँ लिखकर जॉली को लाने को भेज दिया। जॉली चला गया तो उसने रजत की ओर देख कर कहा, देख भाई, तेरी नई नेवेली दुल्हन की हालत ठीक नहीं है। वो किसी चीज़ से या बात से तनाव में है और मुझे लगता है ये तनाव काफ़ी वक्त से है। वो इतनी कमज़ोर है कि खुद उठ भी नहीं सकती। पता नहीं इतने दिन में कैसे ये सब झेल रही है। अभी तक मुझे तो यही समझ नहीं आया है। बाकी जब वो होश में आएगी तब पता चलेगा कि बात क्या है। रजत को जैसे कोई धक्का सा लगा था, क्योंकि वो उसे खुशी के बारे में बताया गया था। वो उससे बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। उसे बताया गया था कि खुशी बोल्ड लड़की है, वो किसी की परवाह नहीं करती, उसे बस पैसों से मतलब है, इसलिए वो उससे शादी कर रही है। लेकिन जैसा उसके डॉक्टर दोस्त ने बताया था कि वो तनाव में है, तो किस वजह से वो तनाव में थी? उसे उसके पैसे तो वो खुद दे चुका था। रजत खुशी को समझने में एक बार फिर हार गया था। जॉली आया तो डॉक्टर ने खुशी को कुछ इंजेक्शन दिए और रजत से उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर चला गया। रजत ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन खुशी को अकेले भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो न चाहते हुए भी खुशी की ओर खींचा चला जा रहा था। वो जितना खुशी से दूर जाना चाहता था, वह उसे उसके करीब ला रहा था। रजत सोफे पर बैठा खुशी को देख रहा था। उसे खुशी के चाचा की बात याद आई कि खुशी सिर्फ पैसों से प्यार करती है, इसलिए आप उसे पैसे दीजिए और फिर आप जो कहेंगे वो करेगी। रजत के दिमाग में एक बार फिर खुशी के लिए नफरत पैदा हो गई और वो उठकर चला गया।